नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है, और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावली दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे। देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है। और इसीलिए कहा गया है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत के शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल लो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि चार में तो क्या हुआ, जीवित कही हजार। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी, देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कवि विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर के सी लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितने ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर, बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा। लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, खालसा पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बारे में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को, आप सभी लखनऊ वासियों को दशमेश पिता की इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं का ये बलिदान, उनकी प्रेरणा देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे प्रधान साहब डॉक्टर अमरजोत सिंह जी अब तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। खबरों बढ़ते आगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार की रफ्तार फुल स्पीड पकड़ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी के 16,000 करोड़ से अधिक की सौगातों के साथ 2 जनसभाएं करके भाजपा के चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। पीएम ने रोहिणी रैली में एक तरफ जहां ये साफ कर दिया कि भाजपा की सरकार बनने पर दिल्ली में मुफ्त वाली स्कीमों को जारी रखा जाएगा, तो वहीं दिल्ली की आधी आबादी को साधने की भरसक कोशिश की है। पीएम ने ये भी इशारा कर दिया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों की तरह दिल्ली में भी पार्टी लाडली बहना कार्ड चलाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि चौथी बार उन्हें सत्ता मिली तो दिल्ली की हर महिला को मासिक 2100 रुपए की सहायता दी जाएगी। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि महिला सम्मान योजना से महिलाएं बहुत आकर्षित है और इसका चुनाव में पार्टी को इसका अच्छा फायदा भी मिल सकता है। एमपी, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य में महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाओं को लागू करके सत्ता बचाने में कामयाब रही भाजपा दिल्ली में भी लाडली बहन योजना का वादा कर सकती है। ये राशि आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित 2100 रुपए से अधिक हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी द्वारा योजना की राशि 2500 रुपए का वादा किया जा सकता है।
विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अब कमर कस चुकी है। ऐलानों का बौछार है। हालांकि जनता का जनादेश क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। वही खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल और मंत्री आशीष पटेल यानी कि जीजा साली की लड़ाई और भी आगे बढ़ गई है। मंत्री आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एसटीएफ के बाद योगी सरकार के 2 अफसरों को घेरा है। पोस्ट में कहा कि आज खिलौने में फिर चाबी भरी गई, जिससे फिर खिलौना चलने लगा। धरना मास्टर के बयानों से लगातार षड्यंत्र की पोल पट्टी खुलना शुरू हो गई है। मंत्री आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर सपा विधायक को धरना मास्टर और योगी सरकार को 2 अफसरों को चाबी मास्टर बताया है। फिलहाल ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि पल्लवी पटेल और आशीष पटेल के बीच राजनीतिक लड़ाई और अब सार्वजनिक हो गई है, जिसके बाद दोनों ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो आशीष पटेल ने एक बार फिर से योगी सरकार का घेराव किया है। इशारों ही इशारों में अधिकारी पर तंज कसते हुए आशीष पटेल नजर आए हैं। उनकी ही साली पल्लवी पटेल और ये समाजवादी पार्टी के विधायक भी है, जिन्होंने योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे आरोप का खंडन करते हुए आशीष पटेल नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश की गई है और पल्लवी पटेल कहीं और से ऑपरेट हो रही है, उनका ऑपरेटर कोई और है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है और इस बयान को लेकर तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आशीष पटेल की मुलाकात भी सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई थी और एक बार फिर से अब आशीष पटेल ने एक्स पर पोस्ट करके अफसरों का घेराव किया है। सरकार के 2 अफसरों का घेराव करते हुए आशीष पटेल नजर आए। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि आज खिलौने में फिर से चाबी भरी गई है, जिससे फिर खिलौना चलने लगा है। धरना मास्टर के बयानों से लगातार षड्यंत्र की पोल पट्टी खुलना शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आशीष पटेल और पल्लवी पटेल ये दोनों ही लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में है, लेकिन आशीष पटेल हमेशा ही इशारों में बयान करते हैं। अब ये उनका इशारा किधर जा रहा है, किस पर वो निशाना साध रहे हैं? अक्सर एक बार पहले भी उन्होंने एसटीएफ का नाम लेकर निशाना साधा था। अब 2 अधिकारी जिसमें चाबी भरी जा रही है, कौन ये चाबी भर रहा है? क्या कुछ पोस्ट में आशीष पटेल ने लिखा है? देखिए सुनते जिस तरीके से 2 दलों की पार्टी निकली। हाँ। अगर अपना दल कमेरावादी की बात करें तो इसकी लीड सपा विधायक पल्लवी पटेल करती हैं और वहीं अगर अपना दल एस की बात करें तो इसकी लीड उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो करती है। लेकिन दोनों दलों के बीच जो प्रमुख नेता हैं उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया है। जिस तरीके से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बड़ा निशाना साधा अपने जीजा यानी मंत्री आशीष पटेल पर और कहा कि उन्होंने जो है भर्ती प्रक्रिया और प्रमोशन में जो है बड़ा घोटाला किया है, बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इसको लेकर वह विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आवाज उठाई, साथ ही साथ धरना पर बैठी। अब जो है यह लड़ाई जो है आगे बढ़ती जा रही है। लड़ाई का दायरा लगातार आगे बढ़ता देखा जा रहा है और जिस तरह से खुले मन से मंत्री आशीष पटेल ने यह कहते हुए सबको चौंका दिया था कि एसटीएफ उनके सीने पर गोली मारे। उन्होंने योगी सरकार पर कई प्रहार किए, आरोपों की बौछार किया और साथ ही साथ एसटीएफ को भी लपेटे में लिया। इसके बाद एक बार फिर से सपा विधायक पल्लवी पटेल का बयान आया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ से अपराधी बढ़ते हैं। उनके कहने का मतलब साफ था कि कहीं न कहीं आशीष पटेल ने अपराध किया है और यही वजह है कि वो अपना ताकत दिखा रहे हैं और एसटीएफ से उन्हें भय लग रहा है। और अब आशीष पटेल ने इस लड़ाई का दायरा और भी आगे बढ़ा दिया। उन्होंने एसटीएफ के बाद योगी सरकार के 2 अफसर यानी कि शिशिर सिंह और एक अन्य अफसर का नाम सोशल मीडिया पर लिखा और कहा कि यह दोनों अफसर बिना नाम लिए उन्होंने पल्लवी पटेल का कहा कि धरना मास्टर की चाबी भरने वाली यही 2 अफसर हैं।
सबकी पोल पट्टी खुल जा रही है और आने वाले दिनों में वो यह जो इनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है उसका पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से योगी सरकार के मंत्री ने अपने ही सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी और इसके बाद जिस तरह से एसटीएफ को कटघरे में किया और अब योगी सरकार के 2 मंत्रियों को भी निशाने में ले लिया है। आसिफ, सवाल ये है कि जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं आशीष पटेल, क्या ये सिर्फ इसलिए ताकि जो मेन मुद्दा है, जो आरोप है, उससे लोगों को भटकाया जा सके? देखिए, कहीं न कहीं जो सियासी पारा है, अपना दल की जो नेता हैं पल्लवी पटेल और मंत्री आशीष पटेल के बीच, और जिस तरह से भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का एक पुलिंदा सपा विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यपाल को भी सौंपा और कार्रवाई की मांग की। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आशीष पटेल अपने आप को बेदाग और साफ छवि वाला नेता बता रहे हैं, वह यह भी कह रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करा ली जाए। तो ऐसे में जिस तरह से पल्लवी पटेल और आशीष पटेल की यह लड़ाई कहीं न कहीं जो है काफी आगे बढ़ती दिख रही है, मंच के बाद या सोशल मीडिया पर भी पहुंच चुकी है। ऐसे में इसका मैसेज कहीं न कहीं जो है अब दूर तलक जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस मामले में योगी सरकार का क्या एक्शन होगा, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप है तो दूसरी तरफ मंत्री आशीष पटेल क्योंकि आसिफ, बिल्कुल आपने सही कहा, योगी सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी। एक पोस्ट में आशीष पटेल ने साफ तौर पर कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहें तो सीबीआई जांच बिठवा ले। तो क्या सीबीआई जांच की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है बीजेपी? देखिए, जिस तरह से मंत्री आशीष पटेल ने पहले एसटीएफ को घेरा, अपने सरकार पर आरोपों की बौछार लगाई और इन आरोपों को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री आशीष पटेल को तलब भी किया था। और सूत्रों का यह भी दावा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नसीहत दी थी। नसीहत के बावजूद भी जिस तरीके से मंत्री आशीष पटेल लगातार बड़ा बयान देते चले आ रहे हैं और सीएम की नसीहत के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बड़ा हमला करते हुए जो है निशाना साधा है योगी सरकार के तो मंत्रियों पर। बिल्कुल, नसीहत देने के बावजूद इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है आशीष पटेल के द्वारा। अब क्या कुछ एक्शन लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या सीबीआई जांच बैठाई जाती है या फिर नहीं, पल्लवी पटेल किस तरीके से इसका पलटवार करती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जब दिल्ली की जनता परेशान थी तब दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल शीश महल के एस्टीमेट पर हस्ताक्षर कर रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट 2022 तक के लिए किसी भी अनुमति की बात कहती है, पीडब्ल्यूडी से नहीं लिया गया। बीच में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है कि जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी, ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीश महल बनाने में लगा था। और 2022 तक की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 तक सीएजी ने जो कागज निकाले हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली गई उसको बनाने की, और जितनी अनियमितताएं की गई इसको बनाने में, वर्क ऑर्डर जो पास किए गए, वर्क ऑर्डर एक बार पास होने के बाद फिर उसका ऑल्टरनेटिव एक वर्क ऑर्डर और बनाया गया कि किसी तरह से पैसा कमाया जाए। इन्होंने अंधेरगर्दी मचाई इसको बनाने में। एक प्लॉट होता था तो 3 प्लॉट अगल बगल के जोड़ के उसमें पेड़ काटे गए, सब कुछ किया गया। 4 प्लॉटों को जोड़ के ये आलिशान भ्रष्टाचार का म्यूजियम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, शीश महल। और उसकी जो 22 तक की लागत है वो 33.71 करोड़ है। हमारा सवाल दूसरा है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो इन्वेंट्री 2024 में घोषित की है, वो जो सामान उन्होंने दिखाया है कि ये पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया है।
वो सामान कहाँ से आया, वो पैसा किसका है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये CAG रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश के दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। को मालूम है कि उन्होंने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए वो उस शख्सियत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करते हैं जिसकी ईमानदारी और जिसकी प्रतिष्ठा पर कोई हाथ उठा नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हैं, प्रधानमंत्री निवास में रहते हैं। राजीव गांधी से लेकर जितने प्रधानमंत्री हुए अब तक सब उसी निवास में रहे हैं, किसी ने दूसरा निवास नहीं लिया। और 2047 के बाद कोई प्रधानमंत्री आएगा वो भी उसी में रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, इस बंगले में क्या मदन लाल खुराना रहते थे, शीला दीक्षित रहती थी, सुषमा स्वराज रहती थी, साहिब सिंह वर्मा रहते थे? बताएं। सबको बंगला डेजिग्नेटेड था, अपने बंगले में रहते थे। लेकिन तुम्हारा जो चोरी करने का जो मन था, तुमने जो लूटना था दिल्ली को, तुमने एक बंगले से तुम्हारा दिल नहीं भरना था, तुमने 3 बंगले साथ के ओर लिए, उनको तोड़ा, रातों रात पेड़ कटवाए, रातों रात उसको पूरे को ऑक्यूपाई किया और 4 बड़े प्लॉट बनाकर एक अपना आलीशान जो करप्शन का म्यूजियम बनाया है। तुम क्या तुलना करोगे प्रधानमंत्री से? तुमने तो एक ऐसा म्यूजियम बनाया है करप्शन का, और तुम्हारे में हिम्मत है, गैरत है। अरविंद केजरीवाल, चुनौती देता हूँ, इसको खोल दो, सरकार तुम्हारी, इसको खोल दो दिल्ली की जनता के लिए, और एक बार दिखाओ कि 100 रुपये की चप्पल और 2 रुपये का पेन लेके जो तुम धोखा देने दिल्ली की जनता को निकलते हो, तुम किस आलीशान बंगले में रह के अय्याशी करते थे, कैसी ऐश प्रस्ती करते थे, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। जी सर, संदीप। वहीं पूरा मामला देवरिया के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बनकटा जगदीश का ये पूरा मामला, जहां मृतक शिवाजी पुत्र कन्हैयालाल का संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई है। भाई की तहरीर पर पुलिस द्वारा जांच में पता चला है कि अभियुक्त रामेश्वर राजभर की पत्नी इंदू देवी के साथ पड़ता था और मृतक शिवाजी का इंदू देवी के साथ जान पहचान थी। इंदू देवी की शादी अभियुक्त राम ईश्वर राजभर के साथ हो जाने के बावजूद भी मृतक शिवाजी इंदू देवी से बातचीत किया करता था और यह बात अभियुक्त रामेश्वर राजभर को नागवारा गुजरी। अभियुक्त रामेश्वर राजभर द्वारा मृतक शिवाजी को कई बार समझाया बुझाया भी गया, फिर भी वह नहीं माना। अंत में अभियुक्त रामेश्वर राजभर ने मृतक शिवाजी की हरकतों से तंग आकर 3 जनवरी 2025 को शाम में ग्राम बनकटा जगदीश के किनारे सुनसान स्थान पर मौका पाकर धारदार तलवार से मारकर उसकी हत्या कर दी। थाना श्री रामपुर जनपद देवरिया में जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसका आज थाना श्री रामपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण कर लिया है। इसमें जो मृतक शिवाजी हैं, उनकी जो हत्या हुई थी उस संबंध में जो अभियुक्त हैं रामेश्वर राजभर, उनको अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने जुर्म का इकरार भी कर लिया है और इन्होंने ये बताया है कि जो इनकी पत्नी थी और जो मृतक दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो ये इन दोनों की बातचीत होती थी और ये इनको पसंद नहीं करते थे। इन्होंने उसको शिकायत दी था और उस दिन घटना के दिन शराब आदि का सेवन करने के कारण दोनों में आपस में टॉक हुआ, जिसके कारण गुस्से में आकर इन्होंने उस धाता हथियार से जो आपके सामने उपस्थित थे इससे उसकी हत्या कर दी और इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने अपना जमीन। वही खबर गोंडा से है, जहां महाराजगंज चौकी इंचार्ज को बिना हेलमेट के वाहन चलाना और बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना भारी पड़ गया। डीआईजी के फुट पेट्रोलिंग के दौरान महाराजगंज चौकी इंचार्ज द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर नाराजगी दिखाते हुए उनके वाहन को चालान करने का सीओ सिटी का आदेश दिया गया है। बता दें कि इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए महाराजगंज चौकी इंचार्ज दिनेश का तबादला कर दिया। जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही चलना पड़ेगा, तो इसमें जो मॉडिफाइड साइलेंसर हैं या लोग जो हेलमेट नहीं पहने हैं या गाड़ी में जिन्होंने मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, तो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में भी आता है और वाहन की ओरिजिनल इक्विपमेंट्स के साथ जो परिवर्तन किए गए हैं उसकी।
वही खबर महोबा से है, जहां अंतर्राज्यीय मार्ग पर सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वही एमपी यूपी सीमा विवाद में 4 घंटे तक सड़क पर शव रखा गया। दोनों राज्यों की पुलिस मानवता को मूल सीमा विवाद में उलझी रही। दोनों राज्यों की पुलिस कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। ग्रामीणों के सड़क जाम को देख 4 घंटे बाद मध्य प्रदेश पुलिस शव ले गई। खबर ललितपुर से है, जहां पर आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में शराब के नशे में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। वहीं झगड़े के बीच बचाव में आए चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं भतीजा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल भतीजे को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया है, जहां पर घायल भतीजे को डॉक्टरों की टीम ने उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पूरा कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है बलरगुआ एक गांव है, जिसमें एक ही गांव के जो है रहने वाले दो पक्षों के बीच में जो है आज गाली गलौज जो है शराब पी करके गाली गलौज हुई थी और उसी में जो है बाद में जो है मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो है उसमें फायर किया गया था, जिसके वजह से उसमें एक जो बुजुर्ग अमर सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास है, जो बीच बचाव कर रहे थे, उनको गोली लग गई थी, जिससे उनकी दुखद मृत्यु जो है वो हो गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।